नमस्कार। आज हम होब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि होब्स ने प्राकृतिक अवस्था को ख़त्म करने की बात क्यों कही और सामाजिक समझौते के लिए प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले जो मनुष्य थे वो कैसे तैयार हो गए। सबसे पहले हम बात करते हैं होब्स के स्वयं के जो व्यक्तित्व है उस पर गृह युद्ध का कितना प्रभाव पड़ा। जब होब्स बहुत छोटे थे उस समय इंग्लैंड में गृह युद्ध चल पड़ा था और इस गृह युद्ध का उनके जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा और इसीलिए उन्होंने मानव स्वभाव का जो नकारात्मक पक्ष है उसको प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी है लेवियाथन, उसमें इंग्लैंड में जो गृह युद्ध चल रहा था उसका तो वर्णन किया ही है। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी वर्णन किया है कि किस प्रकार संसद के बीच संघर्ष हो रहे थे और इस कारण अराजकता फैली हुई थी और इस अराजकता के कारण ही उन्होंने मनुष्य का जो घृणित पक्ष है उसका वर्णन किया है। सबसे पहले होब्स हैं, उन्होंने मानव स्वभाव के बारे में बताते हुए कहा है कि मनुष्य है उसके मस्तिष्क पर जो इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था उसका अत्यधिक प्रभाव पड़ा और प्रभाव भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा और इसके दौरान ही मनुष्य का जो स्वभाव है वो स्वार्थी, अहंकारी और क्रोधी हो गया और एक तरह से मनुष्य हिंसक पशु के समान व्यवहार करने लगा। मनुष्य स्वभाव से ही बुरा होता है, ऐसा होब्स कहते हैं। वह अपने बचाव के लिए सदैव तैयार रहता है। वह अपने जीवन की सुरक्षा के लिए दूसरे व्यक्ति के जीवन को खतरे में डालने को सदैव तैयार रहता है। इसके अलावा होब्स ये कहते हैं कि मनुष्य दूसरों को साथ तभी देता है जब उसको स्वयं को लाभ होता है। अगर उसको ये लगे कि उसको हानि होने वाली है तो वह दूसरे व्यक्तियों का साथ भी छोड़ देता है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि मनुष्य ने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही संपूर्ण जो क्रिया है वो करता है और होब्स ने भी यही कहा है कि व्यक्ति इतना स्वार्थी, लोभी, लालची और अहंकारी हो गया है कि वह सिर्फ अपने स्वयं की सुरक्षा और स्वयं के लाभ के लिए ही प्रयत्नशील रहता है। अब हम बात करते हैं होब्स की प्राकृतिक अवस्था की। तो होब्स ने ये लिखा है कि प्राकृतिक अवस्था में सिर्फ व्यक्तियों को दो ही अधिकार थे। एक जो अधिकार था वह था अपने जीवन की सुरक्षा करने का अधिकार और दूसरा था कि अपनी जीवन की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने का अधिकार। अर्थात एक व्यक्ति है वो अपनी आजीविका कमाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और दूसरा अपनी आजीविका के साथ साथ अपने जीवन की सुरक्षा करने के लिए भी किसी दूसरे व्यक्ति की भी हत्या कर सकता है और अपने विकास के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को भी हड़प सकता है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि अगर मनुष्य स्वभाव के बारे में बात करें तो मनुष्य का स्वभाव सिर्फ स्वार्थ से युक्त है और जो प्राकृतिक अवस्था है उसमें शक्तिशाली जो व्यक्ति है वह शक्तिहीन व्यक्तियों पर शासन करता है। अर्थात शक्ति ही सत्य है, माइट इज राइट की बात होब्स ने कही है। होब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में जहाँ एक और स्वार्थी, अहंकारी व्यक्ति रहते हैं वहाँ विवेकशील लोग भी हैं जो कि शांति प्रिय हैं। ये जो विवेकशील लोग हैं वो प्राकृतिक अवस्था से काफ़ी दुखी हो चुके हैं, इसलिए उन लोगों ने प्राकृतिक अवस्था को त्यागने की बात कही है और इसके लिए वो एक समझौता करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति है वो स्वयं दुखी हो उठा और इसलिए वो प्राकृतिक अवस्था को त्यागने के लिए समझौते के लिए तैयार हो जाते हैं। तो समझौते के अगर कारण की हम बात करें तो प्राकृतिक अवस्था में जो शक्तिशाली व्यक्ति है वही अपना जीवन यापन कर सकता है और जो शक्तिहीन व्यक्ति है वो सदैव दुखी रहता है। इसलिए प्राकृतिक अवस्था को वो त्याग करना चाहते हैं अपने स्वयं जीवन की सुरक्षा के लिए और उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि प्राकृतिक अवस्था को त्याग दिया जाए जिससे कि सभी व्यक्ति हैं उनकी संपत्ति, उनकी जीवन की है वो सुरक्षित रह सके और ये सब राज्य ही कर सकता है। तो ये है मुख्य समझौते का कारण। अब हम बात करते हैं समझौता कैसे हुआ। तो प्राकृतिक अवस्था का जीवन था वो काफ़ी कठोर था और इस अवस्था को त्यागने का फैसला भी प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों ने किया, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन की
उस रक्षा स्वयं करनी पड़ती थी और एक तरह से आपस में संघर्ष की अवस्था थी। इसलिए उन्होंने प्राकृतिक अवस्था को छोड़ने का निर्णय लिया और एक नई संस्था के निर्माण की बात की। ये जो समझौता हुआ, उस समझौते को होब्स ने इस प्रकार से परिभाषित किया है। उन्होंने ये बताया कि जब ये समझौता हुआ प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले नागरिकों के बीच, तो उन्होंने ये कहा कि हर व्यक्ति परस्पर व्यक्ति से कहता है कि मैं अपने अधिकार एवं शक्ति इस सभा अथवा राज्य को सौंपता हूँ ताकि ये हम पर शासन करें एवं हमारे जीवन की रक्षा करें, और इसी प्रकार अन्य व्यक्ति भी अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का निषेध इसी मात्रा में करें। अर्थात इस समझौते की एक जो मुख्य बात थी वो ये थी कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति के साथ समझौता करता है। प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक व्यक्ति के साथ समझौता होता है, जिसमें हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने अधिकार और जीवन की सुरक्षा को सौंपता है। अर्थात संपूर्ण प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले संपूर्ण जो व्यक्ति हैं वो इस समझौते के पक्षधर हैं। प्राकृतिक अवस्था में जो सामाजिक समझौता हुआ, उसमें सभी व्यक्तियों ने अपने अपने अधिकार दूसरों को सौंप दिए, जीवन और सुरक्षा से संबंधित, और इससे एक नवीन राज्य का उदय होता है। तो होब्स ये बताते हैं कि पुरानी अवस्था को त्यागने के बाद जो एक नवीन राज्य की कल्पना करते हैं होब्स, ये जो नवीन राज्य है ये प्राकृतिक अवस्था खत्म होने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को उसके जीवन की गारंटी भी प्रदान करता है। और इस नवीन राज्य में प्राकृतिक अवस्था में जो अराजकता और जंगल राज की स्थिति थी वो पूर्णतः खत्म हो जाती है। और इस समझौते के दौरान जिस नवीन राज्य का उदय होता है और उस नवीन राज्य की संपूर्ण जो शासन की जो बागडोर है वो लेवियाथन नामक एक दैत्य अर्थात महादानव को सौंप दी जाती है। प्रत्येक जो व्यक्ति है वो अपने अधिकार है वो इस महादानव अर्थात लेवियाथन को सौंप देता है। एक तरह से यहाँ लेवियाथन को हम एक संप्रभु कह सकते हैं, अर्थात एक शासक कह सकते हैं या एक राजा की उपाधि दे सकते हैं इसको, जिसमें संपूर्ण जो व्यक्ति हैं उन्होंने अपने अधिकार इसको सौंप दिए हैं और कोई भी व्यक्ति है उसको चुनौती नहीं दे सकता। होब्स का ये मानना है कि इस नवीन राज्य के उद्देश्य से लोगों को दो फायदे होंगे। एक तो प्रत्येक व्यक्ति की जीवन की सुरक्षा की गारंटी प्रदान करेगा और दूसरा है उसके संपत्ति की रक्षा करना। लेकिन यहाँ हम ये देखते हैं कि कोई भी जो व्यक्ति है वो जो लेवियाथन है उसका विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि राज्य का जो संपूर्ण सर्वोपरि जो शासक है वो लेवियाथन है, अर्थात संप्रभु है वो लेवियाथन है, और उसके पास ही संपूर्ण राज्य की शक्ति है और उसके आदेश ही अंतिम आदेश होंगे। अर्थात संपूर्ण जो शक्तियां हैं वो लेवियाथन में निहित हैं। अगर कोई व्यक्ति इसका विरोध करता है तो एक तरह से वह अपने समझौते का ही विरोध कर रहा है, और जैसे ही लेवियाथन नष्ट हो जाता है, अर्थात लेवियाथन की अगर बात मानने नहीं है राज्य में रहने वाले नागरिकों को, तो एक बार पुण्य नागरिक हैं वो प्राकृतिक अवस्था में लौट जाएंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि होब्स ने प्राकृतिक अवस्था को ख़त्म करने के लिए एक सामाजिक समझौता किया, और सामाजिक समझौते के दौरान जिस नवीन राज्य की उत्पत्ति हुई उस नवीन राज्य में जो संप्रभु जो है वह लेवियाथन है, सारी शक्ति उसके पास है। एक तरह से उन्होंने निरंकुश राजतंत्र का पक्ष लिया है होब्स ने, और निरंकुश राजतंत्र में जो शासक है वो सर्वोपरि है और उसकी शक्ति है वो ही उसमें ही संपूर्ण शक्ति निहित है और उसी के आदेश ही अंतिम रूप से मान्य है। अर्थात लेवियाथन को एक तरह से सर्वसंपन्न और निरंकुशता से परिपूर्ण शासक होब्स ने बताया है। धन्यवाद।